नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं बजट 2025 पर हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। चर्चा के इस अंक में हम खास तौर पर बात करेंगे कि इस बार के बजट में शिक्षा क्षेत्र और नवाचार के लिए क्या कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में देश के युवाओं को बेहतर शिक्षा और उनमें नवाचार को लाना बेहद महत्वपूर्ण है, और इसी को केंद्र की मोदी सरकार ने इस बजट में जबरदस्त बढ़ावा दिया है। तो करेंगे चर्चा और शामिल करेंगे इस क्षेत्र से जुड़े कुछ खास विशेषज्ञों को भी, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा को विकसित भारत की रीढ़ बताते हुए इसे आसान और भविष्य के अनुकूल बनाने की प्रतिबद्धता जताई। इस साल बजट में शिक्षा के लिए रिकॉर्ड 1.2 लाख करोड़ से अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट, टीचिंग रिजल्ट में सुधार पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट में अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने की घोषणा की। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के अलावा वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित किया जाएगा। स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा की गई। 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. केंद्र सरकार आने वाले दिनों में 5 IIT में अतिरिक्त बुनियादी संरचना उपलब्ध कराएगी। खासकर बिहार की राजधानी पटना में मौजूद IIT का काफी विस्तार किया जाएगा। IIT की 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अगले 5 वर्षों में 75,000 और सीटें बढ़ाने की लक्ष्य की दिशा में अगले वर्ष 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यह रिपोर्ट आपने देखी कि क्या कुछ खास इस बार शिक्षा और नवाचार के लिए किया गया, और कुछ बड़ी बातें हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ इस बजट में खास है। शिक्षा किसी भी तरक्की करने वाले समाज की नींव होती है, जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, आर्थिक विकास और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देती है। तो जैसे ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश कर रही थी, तो उसमें नई उम्मीदें भी जगी। एजुकेशन सेक्टर, जॉब्स के मार्केट, तो शिक्षा क्षेत्र पर फोकस में बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। 2024-25 की तुलना में शिक्षा बजट 6.22% अधिक, 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब। छात्रों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना पैदा करना उद्देश्य है, और छात्रों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने पर जोर है। तो सोच सकते हैं कि नवाचार पर कितना जोर है। अगले 3 सालों में सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, पिछले 10 वर्षों में 23 IIT में छात्रों की संख्या में 100% की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े भी बहुत कुछ बताते हैं। IIT में छात्रों की संख्या 65,000 से बढ़कर 1.35 लाख। 5 IIT में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण, 6,500 और छात्रों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण। IIT पटना में छात्रावास और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार। तो जो तकनीक है उस पर जबरदस्त जोर है। अगले 5 सालों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए 75,000 नई सीटें। अगले साल मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, इसकी भी बड़ी चर्चा है। इसको लागू करने की घोषणा। योजना से भारतीय भाषा की डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध हो जाएंगी। तो डिजिटल का जमाना है, छात्रों को अपने विषयों को बेहतर ढंग से इसे समझने में मदद मिलेगी। कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की भी घोषणा की गई है। स्किल डेवलपमेंट के लिए युवाओं को मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए किया जाएगा तैयार, और शिक्षा के लिए AI में उत्कृष्टता केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। AI में उत्कृष्टता केंद्र के लिए 500 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान है। अनुसंधान, विकास और नवाचार के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन इस बार के बजट में किया गया है। अगले 5 वर्षों में 10,000 PM अनुसंधान फेलोशिप योजना का भी प्रावधान है। IIT और IISc में तकनीकी अनुसंधान के लिए फेलोशिप। ज्ञान भारतम मिशन की भी घोषणा की गई है। इसकी भी बारीकियां समझेंगे। मिशन के तहत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित किया जाएगा, जो पहले नष्ट हो जाते थे। भारतीय ज्ञान प्रणालियों का एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार होगा। 25-26 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं।
तो इन चीजों को कि ये घोषणाएं कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी जरूरी थी और आगे चल करके ये एक विकसित भारत की किस तरह की तस्वीर बनाएंगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर जी, शिक्षाविद हैं और आईटी विशेषज्ञ भी हैं। प्रणव भाटिया जी हैं जो कि हमारे साथ हैं, संस्थापक और सीईओ स्टीयरिंग माइंड्स के, यानी वो भी अपना तजुर्बा बताएंगे और बताएंगे अपने तजुर्बे से कि जितने भी ये प्रावधान किए गए हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर से मैं शुरुआत कर लेता हूं। डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, हम जानते हैं कि उसको एक तरह से अगर कहें तो डिजिटल है ना, वो ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइज करने की तरफ फोकस करती है। ये बजट उस दिशा में और ज्यादा सपोर्ट कर रहा है हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। एकदम आप सही कह रहे हैं। जो भारतीय शिक्षा NEP 2020 जो इम्प्लीमेंट किया गया, जो अभी रिसेंटली लागू भी किया गया जी, उसके डिजिटलाइजेशन के साथ साथ जो शिक्षा है, शिक्षा सिर्फ क्या जॉब लेने के लिए है या शिक्षा ज्ञान लेने के लिए, और किस प्रकार आप शिक्षा को हर बार सिर्फ नौकरी के लिए करें जी या किस तरीके से आप ज्ञान के लिए आगे बढ़ाएं, उसके ऊपर भी फोकस है। तो जो NEP 2020 की इंप्लीमेंटेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की लास्ट ईयर 2020 में किया गया, उसकी इंप्लीमेंटेशन फेज में आज की तारीख में हम लोग हैं। उसमें इस डिजिटलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट और उसके अंदर एक और जो था इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो था कि आप अपनी भाषा में बात कर पाएं जी, आप अपनी भाषा में पढ़ाई कर पाएं, आपकी भाषा में स्कूल और कॉलेजेस के अंदर करिकुलम सब्जेक्ट्स हो, ताकि जो गांव का बच्चा है, मतलब मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। कई बार हम लोग इस चीज के बारे में सोचते भी नहीं कि अगर हम अंग्रेजी भाषा भी पढ़ते हैं तो उसमें Z फॉर ज़ेब्रा पढ़ाया जाता है, और ज़ेब्रा जो है हिंदुस्तान का जानवर नहीं, दिल्ली के लोग भी ज़ेब्रा को नहीं देखते, आप पढ़ते हैं Z फॉर ज़ेब्रा। अरे हमें उस तरह की भाषा में पढ़ाने की आवश्यकता है जिसे लोकल आदमी अपने पास देखता हो। ठीक है, आप गांव से लेके शहर तक, जब दिल्ली के अंदर और बॉम्बे के अंदर रहता आदमी ही ज़ेब्रा नहीं देखता, तो आप Z फॉर ज़ेब्रा पढ़ा क्यों रहे? M फॉर मदर की मदर जो है वो स्कर्ट और टॉप पहने हुए होंगी, तो आप बच्चे को कंफ्यूज कर देंगे जी। हमें अपने हर एक लेवल पे करिकुलम हो, सब्जेक्ट हो, पढ़ाने का तरीका हो और असेसमेंट हो, इन चारों पद्धति के अंदर भारतीयता को लाना ही पड़ेगा जो हमारे देश के लिए, हमारे लिए सही हो। डिजिटलाइजेशन एक टेक्निक है जिससे हम उसको इंप्लीमेंट कराएंगे। आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने सारे सरकारी स्कूलों के अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की बात करी, एक बहुत बढ़िया स्टेप है। जो हम अपनी भाषाओं के अंदर लोगों को पढ़ाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो एजुकेशन और हेल्थ केयर दोनों के ऊपर फोकस किया गया है, उसमें एजुकेशन पे अगर फोकस करने की बात करें तो आज मैं यहां पर आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं, मगर तमिलनाडु के गांव में बैठा बच्चा मेरी ही बात को तमिल में समझ पाए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल, और वही चीज अगर कहीं आप मैथिली में बताएंगे तो मैथिली में बच्चा जो लोकल भाषा में समझता है वो मेरी बात को सही तरह से समझ पाएगा, क्योंकि एक ही शब्द का अर्थ हिंदी में कुछ और हरियाणवी में कुछ और भी हो सकता है। बिल्कुल होता है, और इसके कई एग्जाम्पल हैं, और इस तरह की चीज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एजुकेशन और हेल्थ केयर दोनों में प्रोवाइड कराएंगे। ये बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, और भी पहलू पर जरूर चर्चा करूंगा। प्रणव भाटिया जी से जुड़ते हैं। प्रणव भाटिया जी, क्योंकि आप इस फील्ड में प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिकल काम करने के बाद हम देखते हैं कि कई चीज़ों की हमें ज़रूरत महसूस होती है कि काश ये हो जाता ना तो हमारा प्रैक्टिकल काम और बढ़िया हो जाता। ये बताइए कि ये जो बजट है, इसमें जो उम्मीदें थी, जो चीज़ें आपको लगती थी कि ये चीज़ होनी चाहिए बदलते दौर के साथ, बदलते वक्त के साथ, उसका प्रावधान किया गया, उसको समझा गया और उसका प्रावधान किया गया? देखिए, ये एक बहुत ही बढ़िया बजट बना है इस बार, और सिर्फ मैं नहीं, देश का हर एक इंसान खुश है, हर एक बिजनेसमैन खुश है। जो इस बजट में सबसे बड़ा चीज़ निकल के आया है वो है जो 12 लाख की इनकम तक टैक्स नहीं लग रहा। उससे क्या हो रहा है, सिर्फ एक स्तर पर नहीं, पूरे देश के हर एक स्तर पर ग्रोथ का एक प्रोविज़न बनाया गया है। और वो प्रोविज़न कैसे बनाया गया है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे क्या होता है कि जैसे ही हम एक लोगों के हाथ में ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम दे देते हैं, ठीक है, तो वो डिस्पोजेबल इनकम
क्या होता है, उस डिस्पोजेबल इनकम को लेके इंसान जाता है मार्केट में, सोना खरीदता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, जिसको कि अंग्रेजी में कैस्केडिंग इफेक्ट है कि मतलब उसका जब वो पैसा मार्केट में आएगा वो ज्यादा अपना निवेश कर पाएगा, ज्यादा खर्च कर पाएगा, शिक्षा के लिए भी ज्यादा खर्च कर पाएगा, तकनीक के लिए भी ज्यादा खर्च कर पाएगा वो मध्यम वर्ग, तो उसका सीधा असर पड़ेगा। और जैसे ही वो डिमांड बढ़ेगा, सारा कॉर्पोरेट जो स्ट्रक्चर है इंडिया में, उसमें जैसे ही कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वो सारा एक कैस्केडिंग इफेक्ट ऐसा है कि इकोनॉमी में एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ निकल के आने वाली है। और जो टैक्स कम भी कलेक्ट होगा वो जीएसटी ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंज्यूमिंग पावर लोगों की बढ़ेगी तो वो ज़्यादा खर्च करेंगे, उसमें जीएसटी गवर्नमेंट के पास निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन बजट है जिससे इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ने ही वाली है। ठीक है, ये ग्रोथ बिल्कुल बढ़ेगा और इस ग्रोथ को लंबे समय तक ये ग्रोथ बना रहे, उसके लिए कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। शिक्षा का क्षेत्र, नवाचार का क्षेत्र ऐसा ही क्षेत्र है। डॉक्टर ऋषि भटनागर, जो हम देख रहे हैं कि इसमें जो बजट दिया गया है, जैसे प्राय आप देखें भारत में बड़ी इस बात की चर्चा होती थी, बल्कि मुझे तो अच्छी तरह याद है कि नेताओं के इलेक्शन के वादे हुआ करते थे कि हम शिक्षा के बजट को इतना प्रतिशत तक ले जाएंगे, ये लंबे समय तक वादा चलता था। अभी जो प्रावधान किए गए पिछले बार की तुलना में 6.22%, वो डेटा हम लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। तो ये जो बजट आवंटित किया गया है शिक्षा क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से, कि आज की जो जरूरत है शिक्षा क्षेत्र की, उसको पैसे की कमी ना हो, इसका पूरा ध्यान साल 2025 के इस बजट में वित्त मंत्री ने, मोदी सरकार ने रखा है। मैं एकदम, लालचंद जी, एकदम आपसे सहमत हूं कि काफ़ी हद तक इसे रखा गया है। मुझे उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि शायद आपने अपनी रिपोर्ट में पूरी तरह से मेंशन नहीं किए। बता दीजिए जरूर, उसको सप्लीमेंट देखिए, जो एक इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन पार्ट है जी, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो फोकस है, जिसमें 20,000 करोड़ डाले गए जी, आपकी स्टेटमेंट ने सिर्फ वो दिखाया, मगर इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इंडस्ट्री कनेक्ट। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर कैसे रिसर्च के अंदर फोकस करेगा। ठीक है, आज की तारीख में मैक्सिमम रिसर्च जो है वो हमारी यूनिवर्सिटीज में, मैक्सिमम आईआईटीज, एनआईटीज वगैरह में होती है। उनमें से कितनी रिसर्च को इंडस्ट्री यूज कर पाती और कितनी रिसर्च की आउटपुट जो है वो आपके जीडीपी के अंदर या सोसाइटी को इंपैक्ट करती है। भाई, आप इतना रुपया खर्च कर रहे हैं, मगर उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? क्या इंडस्ट्री उसको कोई नई चीज कर पा रही है? क्या अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर पा रही, कुछ इनोवेशन से कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर पा रही? वो कनेक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग था। पिछले साल भी प्रधानमंत्री जी ने भी इस चीज को मेंशन किया था कि एकेडमिया इंडस्ट्री कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इस बार ये प्रोविजन हुआ रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन में जो 20,000 करोड़ का है, वो इम्प्लीमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ है। इसके अंदर जब आप रिसर्च के लिए पैसे देंगे तो आपको प्राइवेट सेक्टर के साथ उसके साथ इंटैक्ट होना पड़ेगा कि कौन सी फैक्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री इस रिसर्च की आउटकम को यूज करेगी जी। दूसरी चीज जो आपने इसमें दिखाई थी वो ये कि टीचिंग आउटपुट्स, इस बार फोकस किया गया है कि आप पढ़ाई के बाद आउटकम्स क्या है। ठीक है, पढ़ने के बाद उसके आउटकम्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। फिर डीप टेक फंड्स, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इन सब के बारे में हमने पिछली बार भी बात करी थी, सीओईज क्रिएट किए थे। इस बार हम कुछ और सीओईज और क्रिएट कर रहे हैं। मगर इस बार डीप टेक फंड और फंड्स के करने के लिए वित्त मंत्री जी ने घोषणा करी कि हम इसके ऊपर भी काम करेंगे। ऑफ ए पीएम रिसर्च फेलोशिप, जो पीएम रिसर्च फेलोशिप है, आज की तारीख में सिर्फ आईआईटीज के अंदर नहीं, कई जगहों पे आप एडिशनल रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड करा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो रिसर्च के ऊपर फोकस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक कि आप रिसर्च पे नहीं जाएंगे। ये बात सच है कि जो भी राष्ट्र विकास करता है, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, उसका जितना मजबूत होता है उतना ज्यादा वो विकसित होता है। प्रणब भाटिया जी, जैसे हम जानते हैं कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने तो पहले से भी कदम उठाए, लेकिन इस बजट में ऐसा लगता है कि युवाओं को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए 50,000 अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब कोई नई बात नहीं है, मोदी सरकार ने जब सत्ता संभाली थी उसके बाद से अटल टिंकरिंग लैब आ गया था, लेकिन 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब 5 साल में आएगी। और उसके बाद जो तमाम बातें हैं कि जिस तरह से कि नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो चाहे पीएम रिसर्च फेलोशिप हो जो कि आप आगे चल करके उच्च शिक्षा में हासिल करते हैं, और बचपन से अटल टिंकरिंग लैब, यानी कि पूरी एक तारतम्यता, पूरा एक जिसे कहते हैं ना कनेक्ट बनाने की कोशिश की गई है, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े रिसर्चर तक, कि नवाचार को पूरा बढ़ावा दिया जाए। देखिए,
अभी क्या हुआ है कि पूरे देश में अगर हमें देखा जाए तो एआई जिस तरीके से बन के आया है पूरे वर्ल्ड में, जो एक उसकी शुरुआत हुई यूएसए के साथ और अभी एक डीप सीक चाइना ने लॉन्च किया, तो अब पूरा जो विश्व है वो इंडिया की तरफ देख रहा है। ठीक है कि एआई में इंडिया की तरफ से क्या निकल के आएगा, और हर इंसान पूरी दुनिया में जानता है कि जहाँ पर सॉफ्टवेयर की बात होती है, चाहे वो सुंदर पिचाई को ले लें या किसी को भी ले लें, इंडिया हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट। ठीक है, तो अभी क्या है कि पूरा हमारे पास जो एडवांटेज है सॉफ्टवेयर का, उसके ऊपर पूरा वर्ल्ड फोकस्ड है। और ये जो टिंकरिंग लैब्स है, ये एक बच्चे के अंदर एक छोटी उम्र से ही एक ऐसा इनोवेशन का माइंडसेट डेवलप करता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करता है, इनोवेशन का माइंडसेट डेवलप करता है, जिससे वो बचपन से ही सिर्फ एक नौकरी के पीछे भागने की जगह एक रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट को डेवलप करता है, कुछ इन्वेंट करने की कोशिश करता है। तो ये जो टिंकरिंग लैब 50,000 इस बजट में अनाउंस किए गए हैं, उससे इस देश के जो युवाचार्य हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर एक माइंडसेट डेवलप होगा जो बहुत आगे जाके इनोवेशंस निकाल के लाएगा। और हम वर्ल्ड में एआई और ब्लॉकचेन और रोबोटिक्स और डीप टेक का जो फंड लॉन्च किया गया है, उसमें नई नई चीज़ों को हासिल करेंगे। तो आई थिंक ये बहुत ही एक बढ़िया स्टेप लिया गया है इस बजट में। बिल्कुल। डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर जी, आपने क्योंकि वो भाषा का जिक्र किया था, इसलिए मैं जरूर आपसे ये जो भारतीय भाषा पुस्तक योजना है, हाँ जी, जिसमें और इसके साथ उसको भी पांडुलिपि का जो डिजिटलीकरण है उसको भी जोड़ लेते हैं, डिजिटलीकरण उसका भी होगा। ये जो आप अभी पहले सवाल के जवाब में बात कर रहे थे कि शिक्षा में भारतीयता है ना, ये दोनों चीजें ये कितनी महत्वपूर्ण, जिसको कि ऐसा लगता है कि शायद आजादी के बाद ही हमें ये सब चीजें करनी चाहिए थी, ये हमें करना चाहिए था जरूर, कि शिक्षा क्षेत्र की जो भारतीयता है शिक्षा क्षेत्र में, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए था, जिसमें हम कहीं ना कहीं चूके, हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि आजादी के बाद वो सब चीजें हम नहीं कर पाए। लेकिन अब भारतीय भाषा को लेकर के और भारत का जो ज्ञान भंडार है, समृद्ध भंडार है, अब उस पर खास जोर है और इस बार के बजट में शिक्षा क्षेत्र में उसका खास ध्यान रखा गया है। मैं देखिए, जो NEP 2020 आया, नींव वहां डल गई, नींव वहां डल गई, अब तो ऊपर की ईंटें लग रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। जी जी, है ना, मतलब आपकी बात एकदम ठीक है, जो आजादी के बाद करना चाहिए था वो 70 साल तक नहीं हुआ जी। एक छोटी सी भूमिका देना चाहूंगा कि जब सबसे पहली बार जब इस्लामिक इन्वेडर्स हिंदुस्तान में आए जी, तो उन्होंने हमारे मंदिर जो तोड़े साथ में तक्षशिला, नालंदा भी तोड़ा, ज्ञान के केंद्र तोड़ दिए, और वो हायर एजुकेशन के ज्ञान के केंद्र थे, जो इनोवेशन और रिसर्च सेंटर्स थे। बिल्कुल। वहां उस समय हमारी 28% ग्लोबल जीडीपी थी, वो धीरे धीरे कम होती चली गई। और जब अंग्रेज आए, 28% मतलब एक चौथाई से भी ज्यादा पूरी दुनिया की जो तभी तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था उस समय। हाँ, और मतलब एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूं कि सोने की चिड़िया हम अनाज या एग्रीकल्चर बेच के नहीं होते थे, मसाले सबसे बड़े, हम स्पाइसेस, जेम एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, संसार को कपड़ा पहनना हमने सिखाया, सूती कपड़ा, मेटलर्जी, बिल्कुल, ये सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते थे, और इन सब की वजह से हम सोने की चिड़िया थे। और उनकी रिसर्च कहां होती थी? वो रिसर्च होती थी हमारे एजुकेशन हायर इंस्टीट्यूशंस में, और उसकी इंप्लीमेंटेशन घरों के गांव में होती थी। और हमारे 7 लाख गुरुकुल थे। मगर एक चीज जो शायद हम सब लोग कभी बार नहीं ध्यान देते कि 1757 में ब्रिटिशर्स ने सर्वे ऑफ इंडिया नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन करी थी। उसका काम क्या था? हिंदुस्तान को सर्वे करके देखो हिंदुस्तान में होता क्या है। और उसके अंदर काम चलते चलते कब? 1757 और 1757 से उन्होंने देख लिया। उसके बाद 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने हमारी एजुकेशन पॉलिसी चेंज करी। इसका मतलब यह है कि उसने सब कुछ बदल के रख दिया। और उसने जो इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे उन्होंने हायर एजुकेशन को किल किया, उसने गुरुकुल किल कर दिए, बेसिक गुरुकुल किल कर दिए उसने। 7 लाख गुरुकुल जो थे उसे उसने इलीगल डिक्लेयर कर दिया जी। आज 70 साल बाद हम अपनी उस पुरानी भारतीय तरीके को, जिसमें करिकुलम कैसे होगा, सब्जेक्ट का पढ़ाया कैसे जाएगा, पेडागोजी क्या होगी, और करिकुलम के बाद असेसमेंट कैसे होगी, टीचर्स की ट्रेनिंग कैसे होगी। जहां मेरे पास एक डेटा है जिसमें नालंदा के अंदर 20,000 स्टूडेंट्स थे इंटरनेशनल प्लस, मगर 400 ही सिर्फ फैकल्टी थी और 75 सब्जेक्ट्स थे। वो 400 टीचर्स 20,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाते कैसे थे?
वो हमारे पद्धति थी जिससे पढ़ाया करते थे। बिल्कुल। आज उस पद्धति को हमें दोबारा लाना पड़ेगा। वो भारतीयता को लाने का तरीका है। हमारा दिमाग हमेशा से इनोवेशंस के अंदर था। हमने ही योगा, हमने ही मेटलर्जी, हमने ही आयुर्वेद, हमने ही हर एक जगह पे रिसर्च करके आउटकम दिए। आज जो कुंभ हो रहा है वो हजारों साल पहले से हमें पता था जी कि कैसे सैटेलाइट्स किस किस पोजीशन पे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो ये ज्ञान भारतम मिशन शुरू हुआ, ये सर्वे ऑफ इंडिया का नेक्स्ट स्टेप है, जिसमें कि पांडुलिपि को संरक्षित किया जाएगा। बहुत सारे नष्ट हो चुके हैं, ये बहुत सारे नष्ट हो चुके हैं, लेकिन ये अब जो नष्ट हो गए वो तो हो गए, जो बचे हैं उनको तो संरक्षित किया जाए डिजिटल तौर पर। मतलब कश्मीर की एक भाषा थी जिसका नाम था शारदा लिपि जी, वो लोगों की जन्म पत्री में आज मिल रही है। बिल्कुल, जो समय की है उसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है ताकि उन पांडुलिपियों को समझ जाया जाए, उसको आगे बढ़ाया। ठीक है। मैं प्रणव भाटिया जी, खास तौर पर इस बजट में वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, सबको कवर करना भी संभव नहीं है, लेकिन जो कुछ बड़े बड़े हाईलाइट हैं, एक है कि IIT जहां पर पहले 65,000 छात्र होते थे, अब 2 गुने से भी ज्यादा 1,35,000। ठीक। उसके बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहले भी मोदी सरकार ने उसमें बहुत बढ़ोतरी पहले भी कर चुकी है। अब फिर से 75,000 नई सीटें और 10,000 नए बेड। ये अपने आप में जो शिक्षा में ये 2 क्षेत्रों की बड़ी चर्चा होती है, एक तो इंजीनियरिंग की है, दूसरी मेडिकल की। हम जानते हैं हमारे कितने युवा इसमें जाते हैं, करियर बनाते हैं और देश के विकास में योगदान देते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो अवसर है, उसका और ज्यादा एवेन्यू इस बजट के जरिए खुल रहा है। बिल्कुल। देखिए, एक मेरा कंपनी और भी है जो careerguide.com करके है, जहाँ पर हम 20 लाख स्टूडेंट महीने के आते हैं और हम उनको गाइड करते हैं मेडिकल, इंजीनियरिंग, करियर्स वगैरह में जी। तो जहाँ तक हमने नोट किया है कि क्या होता है कि बहुत ही अमेजिंग स्टूडेंट्स कई ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी एक दिन के टेस्ट ख़राब होने की वजह से कभी कभी IIT की टॉप रैंक में नहीं जा पाते, उनकी सीट कम आ जाती है और यही सारे लोग जाके फिर बाहर, देश के बाहर जाते हैं, ब्रेन ड्रेन होता है और बाहर क्योंकि सीट्स अवेलेबल हैं, उनका टैलेंट रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको स्कॉलरशिप्स दी जाती है, वो हमारे देश से निकल के दूसरे देशों में जाके कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर वही जाके आगे गूगल जैसी कंपनियों के CEO बनते हैं और ये सब टाइप के। तो इसीलिए क्या होता है कि जैसे ही हम अपने देश के अंदर कहते हैं कि हमने सीटें बढ़ा दी, चाहे वो मेडिकल के अंदर है, IIT के अंदर है, तो हम एक ब्रेन ड्रेन जो हमेशा से एक कंसर्न रहा है इंडियंस का, उसको रोकते हैं पहली बात। और जब वो अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के अंदर ही मिलती हैं तो ये लोग उस अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करके देश के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स GDP नए जाके। तो जिस समय आप प्रैक्टिकली कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं, उस समय जाहिर सी बात है कि आप जैसे कंसल्टेंसी देंगे तो इस बात का जिक्र करेंगे कि भाई इस बार के बजट में सरकार ने इतनी सीटें बढ़ाई हैं। ये डायरेक्ट आप स्टूडेंट से इस चीज़ को कन्विंस करेंगे ये बता करके कि अवसर और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गए हैं। बिल्कुल, हम हर एक स्टूडेंट को ये बताते हैं कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अब और बढ़ गई हैं, इतनी सीट्स बढ़ रही हैं और ये स्टूडेंट्स को बाहर की जो स्टडी अब्रॉड इंडिया के अंदर एक बढ़ता जा रहा है, उसको छोड़ के अपने देश के अंदर जब वो सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जा रही हैं और एट अ लेसर कॉस्ट, क्योंकि एक सब्सिडाइज्ड एजुकेशन है, तो वो उसको लेके इस देश के अंदर वो इस देश की GDP में कंट्रीब्यूट करें, नए स्टार्टअप्स को लॉन्च करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, नए अवसर क्रिएट करें। तो ये जब एक स्टूडेंट को समझ में आता है तो इस देश के लिए उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया स्टेप है एक जो बजट में निकल के आया है। मैं जरा सा एक छोटा सा कमेंट डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर जी से ले लेता हूँ। AI पर हमने वैसे चर्चा तो कर ली है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जाकर के जुड़ता है कि इंडस्ट्री 4.0 जो है उसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि इसमें हम पीछे नहीं रहेंगे, इसमें भारत लीड करेगा। तो ये जो AI के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ये उसी सोच के तहत। छोटी सी टिप्पणी दीजिएगा। देखिए, इंडस्ट्री 4.0 एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है और AI के तरफ से, क्योंकि इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बहुत और चीज़ें भी आती हैं इंडस्ट्री 4.0 में। हाँ, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें AI एक पहल है। जी। और इसके अंदर जो 500 करोड़ का दिया गया है फोकस, उसके अंदर जो है वो हेल्थ केयर और एजुकेशन, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस है। ठीक है ना। तो जो प्रधानमंत्री जी का इंडस्ट्री 4.0 के लिए है, तो इसके लिए 1 मिनट लूंगा। जरूर। देखिए, जो जर्मनी, जापान और अमेरिका, इन 3 कंट्रीज के अंदर लेबर कॉस्ट हाई है। ठीक है ना। और वहां प्रोडक्टिविटी के लिए इन्हें ऑटोमेशन और इंडस्ट्री 4.0 की जरूरत है। जी। हमारे यहां जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। हमारे यहां ग्रोइंग पॉपुलेशन, मतलब एज वाली ग्रोइंग,
और नंबर ऑफ पीपल कम ऐसा तो नहीं है। जिस तरह से हम प्रोफेशनल्स प्रोवाइड करते हैं उसमें ये मिशन और ज्यादा इस चीज में योगदान करेगा कि हम बदलती मांग को पूरा कर पाएं, बदलती अपना- मांग को, क्योंकि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और जब हम ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं, ठीक है, अब हम सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट की बात ही ना करें, हम जी। ये सोचें ग्लोबल डिमांड के बारे बिल्कुल में बात ये कर बात रहे हैं। सच है क्योंकि इसलिए भारी हमें ये संख्या चीज़ में लोग करने की जाकर जरूरत के है। बाहर काम करते हैं। हाँ जी। समय की कमी है, देखिए इतने पहलू हैं कि हम लोग बिल्कुल चर्चा कर सकते थे। डेटा वगैरह तो हम लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाते रहे। आप दोनों एक्सपर्ट से बात करके समझने की कोशिश की कि ये कितना भविष्य फ्यूचर ओरिएंटेड और कितना युवाओं के लिए महत्वपूर्ण, खासतौर पर शिक्षा और नवाचार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर जी जुड़ने के लिए, और प्रणब भाटिया जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। तो शिक्षा और नवाचार जिससे कि एक मजबूत बुनियाद रखी जाती है, उसके लिए, उस क्षेत्र के लिए भी ये बजट बेहद सकारात्मक है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।